गुड इवनिंग एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा सीनियरिटी ऑफ प्रोमोटीज। इससे पहले वाले वीडियो में हम देख चुके हैं सीनियरिटी ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। आज के टॉप वीडियो में सीनियरिटी ऑफ प्रोमोटीज की बात करें। तो व्हेन प्रमोशन इज डन आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ डीपीसी। डीपीसी क्या होती है? डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी। प्रमोशन के टाइम पे डीपीसी देखती है कि कौन कैंडिडेट फिट है, कौन अनफिट है। मान लीजिए प्रमोशन से पहले एक लिस्ट इनके पास थी। उसके अंदर A1, A2, A3, A4 इस ऑर्डर में सीनियरिटी की एक लिस्ट है इनके पास। अब इन्होंने क्या काम किया? प्रमोशन के लिए चेक किया। मान लीजिए A1, A2, A3, A4 ये सब फिट पाए गए, तो इन सभी का प्रमोशन हो गया और ये नए ग्रेड में आ गए। A1, A2, A3, A4 अब ये नए ग्रेड में आ गए, ये लोअर ग्रेड हो गया। यहाँ से प्रमोट होके ये इस वाले ग्रेड में आ गए। तो जिस ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी में ये लोअर ग्रेड में थे, उसी ऑर्डर में ये हायर ग्रेड में काउंट होंगे। सीनियरिटी इनकी प्रिजर्व रहेगी, सीनियरिटी का लॉस नहीं होगा। यहाँ A1 A2 का सीनियर है, तो यहाँ भी A1 A2 का सीनियर होगा। A2 A3 का सीनियर है, तो यहाँ भी A2 A3 का सीनियर होगा। सिमिलरली A4 सबसे जूनियर है, तो यहाँ भी A4 सबसे ज्यादा जूनियर होगा। कहने का मतलब ये हुआ, प्रमोशन में डीपीसी ने फिट पाया और जिस ऑर्डर में प्रमोशन की लिस्ट जारी हुई है वो वही ऑर्डर होगा जो फीडर ग्रेड में सीनियरिटी का ऑर्डर था। सीनियरिटी का लॉस नहीं होगा। कब? इफ फाउंड फिट। प्रमोशन हो जाता है इनका। तो पहली बात तो ये है। और ये क्या चीज़ है? सिलेक्शन बेस्ड, मेरिट बेस्ड प्रमोशन या नॉन सिलेक्शन मेथड। सिलेक्शन मेथड होता है जब मेरिट बेस पे करते हैं प्रमोशन, ये तो उसे तो हम कहते हैं सिलेक्शन मेथड। और नॉन सिलेक्शन मेथड क्या होता है? इसमें जब अपार देखा जाता है, ACR देखा जाता है, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, विजिलेंस क्लियरेंस, मतलब फिटनेस बेस्ड प्रमोशन होता है। तो इस चीज का यहाँ सिग्निफिकेंस ये है कि चाहे प्रमोशन किसी भी तरीके से हुआ, चाहे वो सिलेक्शन मेथड से हुआ हो या नॉन सिलेक्शन मेथड से हुआ हो, दोनों पे सीनियरिटी के सेम रूल्स अप्लाई होंगे। इस इंट्रोडक्शन का ये मीनिंग है। तो हमारा प्रमोशन यहाँ से यहाँ हुआ, फाउंड फिट बाय डीपीसी, फिट पाए गए, तो सीनियरिटी का लॉस नहीं होगा। द सीनियरिटी विल रिमेन सेम एज इट वाज इन द लोअर या फीडर ग्रेड। जो सीनियरिटी यहाँ थी वो सीनियरिटी यहाँ रहेगी। लेकिन मान लीजिए इस लिस्ट में A1, A2, A3, A4 की लिस्ट में A3 पर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चल रही थी। तो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चल रही है, तो वो अनफिट रहेगा, प्रमोशन नहीं होगा उसका। तो जब वो नेक्स्ट ग्रेड में गया, तो सिर्फ A1 जाएगा, A2 जाएगा और A4 जाएगा। A3 का प्रमोशन नहीं हुआ। तो अब A3 के साथ सीनियरिटी कैसे काउंट होगी? यहाँ थर्ड नंबर पे था A3 और प्रमोशन उसका नहीं हुआ। इससे जो जूनियर था A4, उसका प्रमोशन हो गया। जब इसका प्रमोशन हो गया, A3 का नहीं हुआ, इसका मतलब ये है A4 A3 को छोड़ के आगे निकल गया। अब A4 जूनियर था, उसका प्रमोशन हो गया। तो इस तरह से जो A3 बाहर हुआ, इसको हम कहेंगे सुपरसीडेड, सुपरसीडेड कैंडिडेट। A4 ने A3 को सुपरसीड कर दिया और आगे निकल गया। जूनियर का प्रमोशन हो गया, सीनियर का नहीं हुआ, क्योंकि इस टाइम पे डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग उस पर चल रही थी, या कोई विजिलेंस नहीं, क्लियरेंस नहीं था, विजिलेंस क्लियरेंस कुछ भी वजह हो सकती है, अनफिट पाया गया वो। अब
मान लीजिए कुछ टाइम बाद दोबारा से डीपीसी बैठती है। तो जब दोबारा डीपीसी बैठती है, अब A3 का प्रमोशन होगा। मान लीजिए इस टाइम पे वो फिट पाया गया। तो अब ये नहीं कह सकते कि A3 को यहाँ घुसाएंगे बीच में, नहीं। A3 इन सबसे जूनियर हो जाएगा। A3 इन सबसे जूनियर हो जाएगा क्योंकि उस टाइम पे वो अनफिट पाया गया था। अगर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चल रही हैं और बाद में वो फुल्ली एक्सोनरेट हो जाता है, तो वो एक अलग केस है। लेकिन अगर उस पर पेनल्टी लगी, या उस पीरियड के लिए जिस टाइम पर डीपीसी बैठी वो अनफिट था किसी भी कारण की वजह से, किसी भी केस में, तो वो, और बाद में वो फिट पाया गया, अगली डीपीसी के टाइम तक वो उसका वो केस फाइनल हो गया था, वो फिट है। तो अगर वो एक्सोनरेटेड था, उसको कोई दिक्कत नहीं, उसकी कोई गलती नहीं थी, तो वो एक अलग केस बन गया। उसमें उसका कोई लॉस नहीं होगा सीनियरिटी का, ना पे का, किसी भी तरह का। लेकिन पहले वो अनफिट था, अब अनफिट नहीं है। सॉरी, पहले वो अनफिट पाया गया था पहली वाली डीपीसी में। जब अगली डीपीसी आई, अब जाके उसका प्रमोशन हुआ, तो उनकी सीनियरिटी सबसे नीचे रखी जाएगी। ऐसे नहीं कह सकते कि फीडर ग्रेड में हम यहाँ थे, A4 से सीनियर थे, तो हमें भी A4 से सीनियर रखो, नहीं। जूनियर का प्रमोशन पहले हो गया। जूनियर एम्प्लॉय इज प्रमोटेड अर्लियर। जूनियर का प्रमोशन पहले हो गया, उसके बाद सीनियर का हुआ। तो यहाँ अब आगे से ये हमेशा जूनियर बना रहेगा, A3 A4 का। he will not regain seniority over junior who were promoted earlier। नोट क्या है? नोट यही है, if found fit by DPC and promoted, तो सीनियरिटी प्रिजर्व रहती है। और if found unfit by DPC and junior is promoted and superseded one is promoted later, तो सीनियरिटी का लॉस होता है। इस केस में नहीं होता, इसमें होता है। Officers employees promoted through an earlier DPC are senior to promoted through later DPC। जो पहली डीपी से प्रमोट होंगे वो सीनियर होंगे, उसके बाद जो अगली 1 साल बाद, 6 महीने बाद जो अगली डीपीसी आएगी, उससे जो प्रमोट होंगे वो जूनियर होंगे। मतलब जो डीपीसी पहले हुई, फर्स्ट, सीनियर, उसके बाद नेक्स्ट डीपीसी आई सेकंड, ये जूनियर हो जाएंगे। इसके बाद अगली आएगी, ये और जूनियर हो जाएंगे। ठीक है। अर्ली डीपीसी से जो प्रमोट होंगे वो सीनियर होंगे, और जो बाद वाली में आएंगे वो जूनियर होंगे। अब क्या दिया हुआ है? व्हेन प्रमोशन टू ए ग्रेड आर मेड फ्रॉम मोर देन वन फीडर ग्रेड, एक से ज्यादा फीडर ग्रेड से वो प्रमोट होके एक अगली पोस्ट पे जा रहे हैं, अगले ग्रेड पे जा रहे हैं। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बातें हैं दो। कौन कौन सी हैं? पहली बात ये है कि मोर देन वन फीडर ग्रेड है, एंड कोटाज हैज बीन लेट फिक्स्ड, और कोटा फिक्स है उनका। कोटा फिक्स होने का क्या मतलब हुआ कि इस फीडर ग्रेड से इतने ही परसेंट लिए जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। समझते हैं एग्जाम्पल से। मोर देन वन फीडर ग्रेड का क्या मतलब है? मोर देन वन फीडर ग्रेड का मतलब ये हुआ, मान लीजिए हमारे पास दो फीडर ग्रेड है। एक है हमारे पास ग्रुप ए, एक है हमारे पास ग्रुप बी। दोनों ग्रुप से हमें एक पोस्ट के लिए लिस्ट तैयार करनी है प्रमोशन की, लेकिन कोटा फिक्स करना है। ये वाली बात तो यहाँ क्लियर होगी। मोर देन वन फीडर ग्रेड है, तो मोर देन वन तो ये हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, इनका कोटा फिक्स कर देना है। कोटा क्या हुआ? मान लो 40% कोटा दिया गया है ग्रुप ए को, और 60% कोटा दिया गया है ग्रुप बी को। ये कोटा फिक्स हो गया कि ग्रुप ए से 40% ही जाएंगे और 60% ग्रुप बी से जाएंगे। तो इस केस में सीनियरिटी कैसे बनती है? तो देन फॉर प्रिपेयरिंग सीनियरिटी लिस्ट, क्या प्रोसीजर है? स्टेप 1, प्रिपेयर सेपरेट लिस्ट एज पर सीनियरिटी
इन देयर रेस्पेक्टिव फीडर ग्रेड, जो उनका अपना रेस्पेक्टिव फीडर ग्रेड है। मान लीजिए ग्रुप ए, इसके अंदर भी तो एक सीनियरिटी लिस्ट होगी, तो जो भी कैंडिडेट ग्रुप ए से आएंगे उनकी अपनी एक सीनियरिटी लिस्ट बनाओ। फिर जो सिमिलरली जो ग्रुप बी में है, जो यहाँ से आएंगे, उनकी एक अपनी सीनियरिटी लिस्ट बनाओ। अब इन दोनों से उठा के कैंडिडेट्स को यहाँ पहुंचाना है। कितने? ये 40% से ज़्यादा नहीं हो सकते, ये 60% से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो इस लिस्ट को और इस लिस्ट को यहाँ स्टेप 2 क्या कहता है? इंटरपोलेशन एज पर कोटा। तो इस लिस्ट को और इस लिस्ट को यहाँ इंटरपोलेट करना है एज पर कोटा। अब कोटा इनका 40% 60% है, तो ये देखते हैं ए रेशो भी कितना है। ये है 40:60, मतलब ए रेशो भी कितना बना? 2:3। अब इस रेशो में हमें यहाँ इंटरपोलेट कराना है। कैसे कराएंगे? मान लीजिए सीनियरिटी लिस्ट, एग्जाम्पल है ग्रुप ए की ये बनी A1 A2 A3 A4। ऐसे ही मान लीजिए ग्रुप बी की सीनियरिटी लिस्ट ये बनी B1 B2 B3 B4 B5 B6। इंटरपोलेशन रेशो क्या हुआ? 2:3। इंटरपोलेशन इज टू बी डन इन द रेशो 2:3। अब लिस्ट कैसे तैयार होगी? तो ग्रुप ये ए रेशो बी है, तो ग्रुप ए से दो कैंडिडेट उठा लो लिस्ट में से। तो हमने A1 A2 उठा लिया, ये यहाँ रख दिया। अब यहाँ से दो लेने हैं, तो दो काउंट कर लिए। फिर तीन कहाँ से लेंगे हम? ग्रुप बी से। इस लिस्ट में ऊपर से हमने तीन ले ली, B1 B2 B3। तो B1 B2 B3 ये यहाँ आ गए। अब हमें और कैंडिडेट चाहिए, तो हम वापस इस पे जाएंगे ए पे। तो A3 A4 यहाँ ले। और चाहिए हमें, तो हम वापस घूम के बी वाली लिस्ट पे आ जाएंगे, B4 B5 B6 एंड सो ऑन। इस तरह से एक लिस्ट तैयार हो गई हमारी। अब इस लिस्ट के हिसाब से प्रमोशन होगा। ठीक है, दो कैंडिडेट्स का प्रमोशन होना है तो A1 A2, तीन का होना है तो A1 A2 B1, चार का होना है तो यहाँ तक आ जाएंगे, पांच का होना है यहाँ तक आ जाएंगे। तो ये सीनियरिटी लिस्ट हमारी इस तरह से बनती है। अब इसमें दूसरा केस है, मैन प्रमोशन टू ए ग्रेड आर मेड फ्रॉम मोर देन वन फीडर ग्रेड। यहाँ तक तो सेम है, लेकिन कोटा इज नॉट फिक्स्ड फॉर एनी फीडर ग्रेड। कोटा फिक्स नहीं है। अब इस केस में कैसे बनेंगे? अगर कोटा फिक्स होता है तो हमारे पास क्या तरीका है? सेपरेट लिस्ट बनाओ विद इन द फीडर ग्रेड। उसके बाद जिसको जो कोटा फिक्स है उस कोटे में इंटरपोलेशन कर दो। लेकिन यहाँ कैसे करेंगे? प्रिपरेशन ऑफ सीनियरिटी लिस्ट, सेपरेट लिस्ट प्लस कोटा इंटरपोलेशन इज नॉट टू बी डन। ये फॉर्मूला यहाँ काम नहीं आएगा, यहाँ इस तरह से नहीं होगा। ये तभी काम आएगा जब कोटा फिक्स होगा। तो यहाँ का देखते हैं। तो ये एक सिंगल कंबाइंड लिस्ट बनाई जाएगी। सिंगल कंबाइंड एलिजिबिलिटी लिस्ट इज प्रिपेयर्ड, ऑफिसर फ्रॉम ऑल फीडर ग्रेड आर मिक्सड इनटू वन लिस्ट। एक ही लिस्ट बनेगी, सभी को मिक्स कर जाएगा। पहले हमने मिक्स किया था, इंटरपोलेट किया था, लेकिन वो एक पर्टिकुलर एक फिक्स कोटे के हिसाब से किया था। यहाँ कोई कोटा फिक्स नहीं है, यहाँ जनरली मिक्स करना है, लेकिन इसके लिए कुछ पैरामीटर ध्यान में रखने हैं। वो क्या बातें ध्यान में रखनी है? लिस्ट बनाते हुए कंबाइंड लिस्ट, किसी की जो डेट ऑफ कंफर्मेशन कंप्लीशन ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, मान लीजिए किसी पोस्ट पे जाने के लिए क्वालिफाइंग सर्विस चाहिए 10 साल की 5 साल की, तो जो पहले उसको पूरा करेगा वो सीनियर होगा। तो ये पहली बात तो ये है, who completed required qualifying service earlier will be considered senior। अब मान लीजिए दो कैंडिडेट ऐसे हैं कि उनकी डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस सेम आ गई, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस सेम है। तो उस केस में क्या करेंगे? तो इफ टू ऑफिसर्स या एम्प्लॉयज कंप्लीटेड क्वालिफाइंग सर्विस ऑन सेम डेट, देन कंपेयर अर्लियर लोअर फीडर ग्रेड सर्विस। इससे पहले वाली जो फीडर ग्रेड थी, लोअर फीडर ग्रेड, वहां जाके हम कंपैरिजन करेंगे कि वहां क्वालिफाइंग सर्विस किसने पूरी करी थी पहले। तो जो पहले पूरी कर लेगा वो सीनियर हो जाएगा। तीसरी बात हमें ध्यान में रखनी है, इंटर से सीनियरिटी विद इन फीडर ग्रेड।
विद इन द फीडर ग्रेड, जिस ग्रेड से वो आ रहा है वहां इंटर से सीनियरिटी, मतलब विद इन द फीडर ग्रेड जो सीनियरिटी है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। सीनियरिटी विद इन द सेम फीडर ग्रेड इज नॉट टू बी डिस्टर्ब। अब इस सब चीज को हम एक एग्जांपल की तरह से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक फीडर ग्रेड है ग्रुप ए, एक फीडर ग्रेड है हमारे पास ग्रुप बी, एक मान लीजिए ग्रुप सी। ग्रुप बी में कुछ कैंडिडेट्स होंगे, मान लीजिए A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। ऐसे ही ग्रुप बी में होंगे, ग्रुप बी मान लीजिए दो हैं, इसमें तीन है, C1 C2 C3 है। अब इस ग्रुप में इनका कोई ना कोई सीनियरिटी ऑर्डर तो रहा होगा, पहले प्रमोशन हुआ होगा उस लिस्ट के हिसाब से, या अगर ये अभी तक कोई प्रमोशन ही नहीं हुआ, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, तो उसके लिए हम पहले पढ़ चुके हैं कि या तो वो मेरिट के हिसाब से होगा, और अगर वो सेम बैच के नहीं है तो जो पहले ज्वाइन करेगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग से होगा। तो इनका कोई ना कोई एक ऑर्डर तो सीनियरिटी का रहा होगा अपना पहले से ही ग्रुप ए में। मान लीजिए एक लिस्ट हमने बनाई, वो ऑर्डर ये है, मतलब ऐसे करके A1 A3 A2 A4, ये ऑर्डर है मान लीजिए इनका। इसमें मान लीजिए B1 B2 इस ऑर्डर में है ये सीनियरिटी इनकी विद इन द ग्रुप। इसमें मान लीजिए इनकी C2 C1 C3। अब इन सबको कंबाइन करके हमें एक फाइनल लिस्ट बनानी है। तो 9 कैंडिडेट्स यहाँ हमें बताने हैं। अब इन कैंडिडेट्स को यहाँ शिफ्ट करने में हमें किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहली बात हमें ये ध्यान रखना है कि इस लिस्ट में, फाइनल लिस्ट में, ये सीरियल चेंज नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि A4 ऊपर आ गया और A1 नीचे है, क्योंकि ऐसा करने से क्या हुआ, A4 यहाँ जूनियर था और प्रमोशन के बाद वो सीनियर बन गया A1 का। तो ये चीज नहीं करनी है, इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी यहाँ से कैसे शिफ्ट करेंगे, मान लीजिए A1 सीनियर है A4 का, तो A1 पहले आएगा। लेकिन A1 और B1 में हमें देखना है किसे लेंगे, तो हम चेक करेंगे किसने क्वालिफाइंग सर्विस पहले पूरी की है। तो जो पहले पूरी कर लेगा वो सीनियरिटी का, मान लीजिए B1 ने पहले पूरी कर ली कंपेयर टू A1, तो B1 ऊपर आ जाएगा, उसके बाद A1 आ जाएगा। एक लिस्ट तैयार करी हमने, विद इन द ग्रुप देख रहे हैं हम, तो ये सीरियल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इनके बीच में आ सकता है कोई, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए यहाँ A1 आ गया, फिर यहाँ A2 आ गया, फिर यहाँ सॉरी A3 आ गया, फिर यहाँ A2 आ गया, फिर A4 आ गया। इनके बीच में तो आ सकते हैं और जो इनसे सीनियर हो, दूसरे ग्रुप से सीनियर होकर आएंगे, लेकिन आपस में जो होंगे, आपस में ये सीरियल खराब नहीं होना चाहिए। यही पॉइंट ये है, इंटर से सीनियरिटी विद इन द फीडर ग्रेड इज नॉट टू बी डिस्टर्ब। तो सीनियरिटी और प्रोमोटिव हमारा टॉपिक ये खत्म हो चुका है। थैंक यू।